So, hello everyone and good mornings to everyone. गुड मॉर्निंग्स मैं जैसे ही बोलता हूँ ना तो मुझे वो स्कूल टाइम्स का बात याद आ जाता है। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था उस वक्त मैं बोलता था गुड मॉर्निंग सर, तो सर बोलते थे सिट डाउन बेटा, बैठ जाओ बेटा। फिर मैं बोलता था थैंक यू सर। वो भी क्या वक्त था। चलिए कर कोई नहीं। मैं क्या पढ़ा रहा था? मैं पढ़ा रहा था प्रायिकता, क्लास 12th की बेसिक्स जो एग्जाम में आता है वो प्रायिकता मैंने पढ़ा रहा था। इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या सीखा? इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लास 12th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिस टॉपिक्स का नाम था कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को मैंने कवर किया था लेक्चर नंबर 4 में। देखते देखते हम लोग लेक्चर नंबर 5 में आज पहुंच गए। अच्छा, 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले 4 लेक्चर्स में क्वेश्चंस नंबर 16 का मैं जब बाद में देखा ना तो क्वेश्चंस नंबर 16 का, हाँ, क्वेश्चंस नंबर 16 में मैं जब बताया था, यहाँ पे देखिएगा, हाँ यहाँ पे देखिएगा, आप लोग करेक्शंस कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ नहीं किया था मैंने। यहाँ पे यूनियन का जो मान था ना, यहाँ पे देखिएगा यूनियन का मान यहाँ पे मैंने 4/5 लिखा और यहाँ पे मैंने 1/5 लिख दिया था, तो यहाँ पे 4/5 कर दीजिएगा। उसके बाद आप माइनस कीजिएगा यहाँ पे किससे, 4/5 से, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। समझे, 1/5। ठीक है। हाँ चलिए मैं लेक्चर नंबर 5 पे आ जाता हूँ। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्या आज कवर करने वाले हैं? एक्सरसाइज 29 का बी, जिसमें मैं कोशिश करूंगा आज की 1 से लेके 10 तक कवर करूं। तो लेक्चर नंबर 29 भी आप अपनी बुक को खोल दीजिए और उस बुक को जब खोलिएगा तो उस लेक्चर नंबर 29 में आपको दिखेगा इंडिपेंडेंट इवेंट। इस टॉपिक का नाम है इंडिपेंडेंट इवेंट। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। अच्छा, ये इंडिपेंडेंस देख के आपके मन में ये नाम पहले सुना सुना सा आ रहा है क्या? क्या इंडिपेंडेंस कभी पहले 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 सुने हैं ये वर्ड? हाँ सुने तो होंगे। इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस, मतलब एक तरह से स्वतंत्र, किसी से लेना देना नहीं। ठीक उसी के बेस्ड पे ये टॉपिक भी बना दिया गया है, जिस टॉपिक का नाम है इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब इस टॉपिक्स में जो इवेंट इवेंट मतलब क्या होता है पता है आपको? इवेंट मतलब घटना होता है, घटना मतलब घटना। इवेंट मतलब घटना होता है, मतलब कोई भी दो घटना हो गया, जैसे आपका कोई भी दो इवेंट का प्रायिकता मैं निकाल लिया। अगर मैंने क्वाइन टॉस किया, उसमें हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटीज है वो एक इवेंट मान लिया, ये एक घटना हो गया। फिर मैंने एक डाइस को टॉस किया, उसमें क्या कहता है 6 आने की प्रोबेबिलिटीज, प्रायिकता क्या होगी, वो दूसरा इवेंट हो गया। इसी को मैं इवेंट बोलता हूँ। समझ में आ गया? इंडिपेंडेंट मतलब हो गया आपका स्वतंत्र इवेंट। इवेंट मतलब जो यहाँ पे इवेंट होगा वो इवेंट एक दूसरे से लिंक नहीं होगा, ये आपको समझना होगा। एक दूसरे से लिंक नहीं होगा। अच्छा, मैं जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज पढ़ा था, आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में आप जब पढ़े थे तो उसमें मैं आप लोगों ने क्या सीखा था, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में क्या सीखा था? देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का मैं छोड़ पूछ रहा हूँ कहाँ पे मैंने पढ़ा था। हाँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। हाँ, मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में क्या सीखा था कि जब एक घटना होने की प्रायिकता, जब एक घटना होने की प्रायिकता दूसरे पर निर्भर करती है, इसका मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट था। यहाँ पे क्या था? डिपेंडेंट। इसका एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था कि जब मैं एक पासा को उछालूंगा 1 से लेकर के 6 तक आया, तो उन्हीं में से सम आने का की प्रायिकता और उन्हीं में से 4 से ज्यादा आने की प्रायिकता निकालने के लिए मैं बोला था। इसका मतलब ये जो था, ये वाला जो E1 था, ये इससे लिंक था। मतलब ये टोटली डिपेंडेंट था, ये मतलब टोटली डिपेंडेंट था। लेकिन आज मैं जो जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ टोटली डिपेंडेंट था। लेकिन मैं आज जो टॉपिक करने वाला हूँ उसमें दो जो अलग अलग इवेंट होंगे। यहाँ पे भी दो इवेंट हुआ था, एक इवेंट ये और एक इवेंट ये हुआ ना, एक इवेंट ये एक इवेंट ये। लेकिन ये जो दूसरा वाला इवेंट था वो इस पहले वाले इवेंट पे निर्भर कर रहा था ना, उसी से आया था। लेकिन आज मैं जो पढ़ने वाला हूँ उसमें दो इवेंट जो होगा वो पहले वाले इवेंट से कोई लिंक नहीं रहेगा, इसीलिए इस टॉपिक का नाम दे दिया गया है इंडिपेंडेंट इवेंट। समझ में आ गया? इज दैट क्रिस्टल क्लियर?
आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ। हाँ, ये लेक्चर नंबर 5, इसीलिए इस टॉपिक का नाम दे दिया गया है इंडिपेंडेंट इवेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक 29 का बी था इंपॉर्टेंट। उसमें जो 29 का बी में आप यूनियन इंटरसेक्शंस पे बेस्ड जो फॉर्मूला कंसेप्ट पढ़े थे, वो सारे एग्जाम में आते ही आते हैं 2 मार्क्स के लिए। और ये हर साल इससे एग्जाम में ऐसा साल हुआ ही नहीं कि इंडिपेंडेंट इवेंट से क्वेश्चन वो अराइज नहीं करे, हर बार पूछता है। तो इसीलिए आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस टॉपिक को आप कवर कीजिएगा। समझ में आ गया आपको? चलिए मैं इसके बारे में, इनकी जो कंसेप्ट है उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। ये हम लोग की पार्ट सिलेबस का पार्ट है। क्या क्या है ये मैंने डिस्कस कर लिया था। एक मिनट, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये 5 टॉपिक कवर करना है, बस कुछ नहीं। मैं सामने रखता हूँ ताकि आपको दिखते रहे कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये पढ़ दिए हम लोगों ने पूरा। अब मैं ये स्टार्ट किया कि प्रोबेबिलिटीज इंडिपेंडेंट इवेंट, ये पढ़ने के बाद मुझे 3 टॉपिक रहेगा। ये 3 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग का क्या टॉपिक, ये टॉपिक प्रोबेबिलिटीज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं 2 लेक्चर लूंगा। 2 लेक्चर में इंडिपेंडेंट इवेंट खत्म हो जाएगा। आज के लेक्चर में 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आ जाइए इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। आप अपनी कॉपी पे हेडिंग डाल दीजिएगा एक्सरसाइज 29 का बी, जिस टॉपिक्स का नाम है इंडिपेंडेंट इवेंट। एक्सरसाइज 29 का बी कहाँ गया? इंडिपेंडेंट इवेंट, ये हेडिंग डाल दीजिए। उसके बाद आइए इंडिपेंडेंस इवेंट्स के बारे में मैं कुछ पढ़ने वाला हूँ। क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स आखिर होता क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया, अभी आपको मैंने क्या बताया कि कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट तब कहलाता है जब एक दूसरे के होने या ना होने पर दूसरे इवेंट पर कोई असर नहीं पड़ता है। कि जब एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, वो दोनों इवेंट अलग अलग घटना हो, ठीक है ना, अलग अलग घटना हो, उस घटना को एक दूसरे से लिंक नहीं हो सकता है, उस दूसरे से लिंक नहीं है, टोटली टोटली इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट इवेंट कहा जाता है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि हम लोग डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? ये बताइए क्या है? सोचिए जरा आप अपने कि हम क्या है, हम लोग डिपेंडेंट है। हम लोग डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि हम सब अभी तो अर्निंग हम लोग का है नहीं, इसका मतलब हम लोग डिपेंडेंट है किसमें? हम्म, मम्मी पापा पे हम लोग डिपेंडेंट है, इसका मतलब हम लोग डिपेंडेंट है। हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? हम लोग, कोई भी इंसान इंडिपेंडेंट होने के लिए ही पढ़ता है कि आजाद हो जाए, अपने पैर पे खड़ा हो जाए, इसलिए वो पढ़ता है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट हुआ और ये डिपेंडेंट हुआ। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्रिस्टल क्लियर मैंने क्या बोला। अब इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको इंडिपेंडेंस इवेंट्स के बारे में पूरी क्लियर आ जाएगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं एग्जांपल लिया कि मतलब ए इवेंट, मतलब इवेंट में ए ले लिया। इवेंट इवेंट ए कोई ले लिया। इस इवेंट में मैंने क्या कहता है, कॉइन को टॉस किया। टॉस ए कॉइन, एक कॉइन को मैंने टॉस किया। तो इसमें गेटिंग हेड, हेड आने की क्या प्रायिकता होगी? गेटिंग हेड, हेड आने की क्या प्रायिकता होगी? तो मैं यहाँ पे निकालूंगा प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू गेटिंग हेड। तो जैसे ही मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? मैं यहाँ पे मेरा सैंपल स्पेस आ जाएगा हेड या फिर टेल, यानी 2 सैंपल स्पेस आ गया गेटिंग हेड। तो हेड चाहिए, हेड 1 है तो इसका प्रायिकता क्या आ जाएगा मेरा? 1/2, 1/2 इसका प्रायिकता आ गया। एक इवेंट ये हो गया। फिर मैं यहाँ पे दूसरा इवेंट लिया। अगर यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज रहता तो इसमें बोल दिया जाता कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका मतलब इससे लिंक करता। लेकिन यहाँ पे जो इवेंट मैं दूसरा ले रहा हूँ वो दूसरा टोटली डिफरेंट है। रोल ए डाई, रोल ए डाई मतलब मैंने जब एक पासा को फेंका, जब भी मैंने एक पासा को उछाला, तो यहाँ पे आप मुझे ये पूछ देगा आपको क्या गेटिंग 3, मतलब 3 आने की क्या प्रायिकता। जैसे ही मैंने एक पासा को उछाला तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल इसके आउटकम्स 6 हो गया। ये आप बहुत दिन से पढ़ रहे जान गए होंगे। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे क्या चाहिए? गेटिंग 3। तो एक पासा में तो 3 एक ही बार आता है, मतलब 6।
टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6, तो पीबी आ गया 1/6। आप मुझे ये बताइए कि दोनों का कोई कनेक्शन है? ये इवेंट और ये इवेंट का कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको? नहीं सर, ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है। ये इवेंट दूसरा हो गया और ये इवेंट दूसरा हो गया। ये इवेंट आपका क्या हो गया? ये इवेंट क्वाइन पे बेस्ड है और ये इवेंट आपका डाई पे बेस्ड है। तो इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। पॉइंट का रिजल्ट मतलब ये सिक्का का रिजल्ट डाई के रिजल्ट को पासा का रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। उनसे कोई अफेक्ट नहीं हुआ उनके रिजल्ट में। ये टोटली इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट है अपना, ये अलग अपना रिजल्ट दिया और ये अपना अलग रिजल्ट दिया। ये भी अपना इंडिपेंडेंट है। तो समझ में आ गया? यानी क्वाइन और डाइस का कोई रिश्ता नहीं है, जैसे तेरा और तेरे पढ़ाई का। समझ में आया? ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। कोई रिश्ता नहीं है एक क्वाइन का और एक पासा का। यहाँ पे जिस प्रकार कोई रिश्ता नहीं है, ठीक उसी प्रकार आपके और आपकी पढ़ाई का आपस में कोई रिश्ता ही नहीं दिख रहा है मुझे। लेकिन आपको फिर भी पढ़ना है। ठीक है, ये समझ में आ गया इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है। अब इन्हीं पे बेस्ड एक कंसेप्ट दे दिया गया है कि ये तो आपका थ्योरेटिकली हो गया ये सारा पोर्शंस कि कैसे समझना है मुझे इंडिपेंडेंट इवेंट को। लेकिन मैथमेटिकली इस कंसेप्ट को समझने के लिए महाशय ने एक कंसेप्ट दे दिया गया। क्या दिया गया? इफ ए और बी मतलब दो घटना, ये इवेंट मेरा हो गया, ये इवेंट हो गया मेरा, ये भी इवेंट हो गया मेरा, यानी ये दोनों इवेंट इफ ए एंड बी आर द टू इंडिपेंडेंट इवेंट, यदि जब ये और ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उनकी प्रायिकता मतलब उनकी प्रायिकता जो होगी, उनकी इंटरसेक्शन जो होगी, उनकी इंटरसेक्शंस दोनों प्रायिकता के गुना के बराबर होगा। सिंपल तौर पे आप समझिए कि ए ए और बी दोनों एक साथ होने की प्रोबेबिलिटीज, मतलब ए और बी दोनों एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी उन दोनों उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज उन दोनों के अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही कंसेप्ट है कि ए और बी, फिर से समझिए एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको याद रखना है, इनके बिना हिलेगा भी नहीं क्वेश्चन आपका। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ, एकदम मैं इंपॉर्टेंस दे देता हूँ इसको। अब ये कहाँ से आया ये भी मैं बता देता हूँ कि मतलब ये इसका मतलब ये आप समझिएगा कि ए और बी इंटरसेक्शंस भी है। अब ये कहाँ से आ रहा है ये मैं बताने वाला हूँ कि ए और बी दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटीज, ए और बी यानी इंटरसेक्शन मतलब एक साथ ही ना हुआ, कॉमन पोर्शन से ना हुआ जी। तो हाँ, मतलब ए और बी दोनों की एक साथ होने की प्रोबेबिलिटीज उन दोनों के अलग अलग की प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इज दैट क्रिस्टल क्लियर? ये वर्ड आप जो मैथमेटिकली इंडिपेंडेंस के बारे में लिखा गया है ये समझ में आ गया? हाँ, बेसिकली होता क्या है ये पता है आपको? ये होता क्या है मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे थोड़ी एक दो लाइन मैं खींचने वाला हूँ, उस लाइन को आपको देखना है जहां से मैं ये लिखता हूँ। ये है दो लाइन कि क्या है यहाँ की। जैसे मैंने कंडीशनल्स में पढ़ा क्या था कि पी ए बाय बी, जिनको समझ में आ जाएगा ये बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं भी समझ में आएगी तो कोई बुरी बात नहीं है। आपको बस वो उनके रिजल्ट को याद रखना है, बस ये एग्जाम में आने वाला नहीं। मैं जो रिजल्ट वहां पे जो मैं रिजल्ट लिखा हूँ वो रिजल्ट कहाँ से एराइज हुआ, उस रिजल्ट को जानने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि वहां पे मैं लिख दिया हूँ कि इंटरसेक्शन मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये कहाँ से आया है बेसिकली मैं वहां यहाँ पे बता रहा हूँ ये बात को। मैंने कंडीशनल में क्या पढ़ा था कि पी ए अंडर द गिवन कंडीशंस पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शंस बी बाय ऑफ पी बी। यही मैंने कंडीशनल में पढ़ा था ना, जिसमें ये वाला जो घटना होती है ये पहले ऑकर्ड हुआ रहती है, ये मतलब पहले हो चुका रहता है और ऊपर में इंटरसेक्शन लगता है। यही मैंने कंडीशन में पढ़ा था, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेसिकली। और इसमें जो ये लाइन बोला है, ये लाइन को आप ध्यान से सुनिए कि कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट तब कहलाता है जब एक के होने या ना होने से दूसरे इवेंट पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस लाइन का कहने का मतलब मैथमेटिकली यही है कि जो पी ए बाय बी है
पी ए बाय बी, यानी आपका पहले बी हुआ है या ना हुआ है उससे उसको लेना देना नहीं है, उसका वैल्यू पी ए के बराबर होता है। यही उस लाइन के कहने का मतलब कि उसका वैल्यू पी ए के बराबर होता है। जहां पे जो बी है ना, पी बी जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता, बस इतना आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है पी बी के बराबर होता है, इस वाले पोर्शन का जो वैल्यू है यही उस लाइन का मतलब। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में डाल देता हूँ, इसको मैं फर्स्ट में डाल देता हूँ, देखिएगा। पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट। फर्स्ट, जैसे ही मैंने इसको फर्स्ट में डाला, आप मुझे ये बताइए पी ए अंडर द गिवन कंडीशंस बी इज इक्वल टू, ये पी बी के बराबर आ गया, आया ना जी। पी बी पी ए के बराबर आ गया, ये पी ए के बराबर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी ए के बराबर। यहाँ पे देखिए इस पोर्शन का वैल्यू, इस पोर्शन का वैल्यू पी ए के बराबर लिख दिया मैंने, पी ए के बराबर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी बटे ऑफ पी बी। तो आप यहाँ पे मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई इसको नहीं उधर कर दो, तो उसको जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे, तो पी ए होता है इंटू पी बी। आप मुझे ये बताइए कि यही वाला तो मैंने बात वहां पे लिखा था, आप ये मुझे बताइए, एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही मैंने बात पे वहां पे लिखा था कि क्या लिखा था कि ए और बी दोनों होने की प्रोबेबिलिटीज उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तभी ये इंडिपेंडेंस इवेंट कहलाता है। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किन्हीं बंदे में और क्यूरियोसिटीज है कि नहीं सर मैं कैसे मान लूँ, बेसिकली हो सकता है कि कैसे मान लूँ कि ये सर ये वाला का वैल्यू जो है, ये वाला का वैल्यू, ये वाला का वैल्यू पी ए के बराबर होता है, कैसे, ये भी, तो चलिए, ये भी एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए कि आखिर ये होता कैसे है। ये वाला भी आप जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए, मैं एक एक पेज ले लेता हूँ, ब्लैंक पेज, ताकि आपको मैं समझा सकूँ इस बात को। ये वाला क्या आ गया, ये मैंने आपको बताया अभी। एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। चलिए चलिए चलिए, कंट्रोल प्लस सी। चलिए, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू उस टॉप उसको उसको उस कंसेप्ट को मैं डिलीवर करने वाला हूँ। एक एग्जाम्पल आप देखिएगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, टास्क पे मैं लेता हूँ। टास्क के बारे में तो आप पूरे जान गए होंगे, उम्मीद है कि वो पहला लेक्चर आप देख लिए होंगे। पहला लेक्चर कि मैंने एक इवेंट ले लिया, मैंने वो एक इवेंट लिया, एक इवेंट ए ले लिया, एक इवेंट ए ले लिया जिसमें मैं रख लिया इसको स्पैड रख दिया, स्पैड, ठीक है। और एक इवेंट बी ले लिया, इस इवेंट को मैं क्या करता है, ए से रख देता हूँ, एस, इक्का, इक्का। आप मुझे ये बताइए किसी कार्ड्स में, आप ये कार्ड्स के बारे में पढ़े थे, देखिए ये कार्ड्स के बारे में पढ़े थे, ये कार्ड्स के बारे में पढ़ लिए थे आप, देखिए ये कार्ड्स में टोटल कितना कार्ड्स है, 52 कार्ड्स है। और टोटल स्पेड्स इस कार्ड्स में कितने हैं स्पेड्स, तो आप यहाँ से देखिएगा कि टोटल सर 52 कार्ड्स है, ये सारा 52 कार्ड्स है। और स्पेड जिसको मैं हुकुम बोलता हूँ, जिसको मैं हुकुम बोलता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को हुकुम, जिसको स्पीड हुकुम बोलता हूँ, ये कितना है सर, आप बोलिएगा कि 26 ब्लैक है तो ये सब 13 हो गया सर, ये भी 13 हो गया सर, ठीक है। तो आप इसी में से क्वेश्चन जो लिया हूँ उसमें आपको पूछे क्या है कि स्पेड्स की क्या प्रायिकता होगी, स्पेड्स की क्या प्रायिकता है। तो टोटल 12 कार्ड्स हो गया, टोटल 12 कार्ड हो गया, तो पी ए इसका वैल्यू पी ए का क्या हो जाएगा, आप मुझे ये बताइए कि इस वैल्यू का पी ए क्या, स्पेड अभी मैंने बताया कितना होता है, 13 होता है। तो इस पे आप नहीं लिख सकते कि 13 बटा और 52, बोलिए तो आप जरा, इसका प्रायिकता क्या हो गया, 1/4 आया क्या, नहीं आया, हाँ सर बिल्कुल 1/4 आया। और इसी में एस मैं पूछूंगा, एस एस कितना है टोटल, तो आप यहाँ पे जैसे ही देखिएगा, तो एस इस पोर्शन को आप देखिए, तो आप बोलिएगा कि सर एक एस यहाँ पे है, इसी को ना एस बोलते हैं, इक्का जिसको बोलते हैं, ये वाला भी सर हो गया सर, ये वाला भी हो गया सर, यहाँ पे हो गया, मतलब सर 1 2 3 4, टोटल 4 एस आ गया सर, टोटल 4 हो गया कितने में, टोटल 52 में से, आउट ऑफ कितने, 52 में से, 52 में से। तो मैंने 52 में से टोटल एस को 4 ले लिया, यहाँ पे लिखा सर कि एस, इसकी प्रायिकता ये टोटल कितना है सर, 52 कार्ड्स में से 4 है, तो इनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पीबी की प्रायिकता, पीबी की प्रायिकता मेरा हो जाएगा कितना, 4/52।
इट्स मीन्स ये कट पिट मिटा के आ जाएगा कितना, 1/13 ये आ गया। यानी एक इवेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, आ गया 1/4 और दूसरे इवेंट का वैल्यू 1/13। अब मैं यहाँ से इंटरसेक्शंस का वैल्यू निकालूंगा, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन का वैल्यू निकालूंगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, इस दोनों में से मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, ए सब, मतलब इस दोनों में एक स्पेड और इसमें एस। तो आप देखिएगा, आप जैसे ही आइएगा कि स्पेड में मैं आ गया, तो स्पेड स्पेड में मैं आ गया। देखिए स्पेड, यहाँ पे देखिए ये स्पेड्स था ये, तो स्पेड्स में मैं आ गया, ये वाला स्पेड्स था। इस स्पेड्स में इक्का एक है, एक स्पेड्स है। समझे यहाँ पे क्या बोला, मतलब एक इस दोनों में से स्पेड्स में मुझे इक्का यहाँ पे भी कॉमन दिख रहा है और स्पेड्स में, तो मैं इसका इंटरसेक्शंस का वैल्यू जो आ गया, इंटरसेक्शंस का मतलब वैल्यू लिख रहा है, मतलब यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि एस ऑफ स्पेड, एक मिनट, स्पेड्स एस पी ए डी ई, एस पी ए डी ई स्पेड्स हो गया। तो आप मुझे ये बताइए कि 52 कार्स में से एस के पास जो स्पेड है कितना है, एक है स्पेड, तो इसका मतलब यहाँ का वैल्यू 1/52 आ गया। आप समझ गए ये वाला कि पी ए का वैल्यू इतना आया, पीबी का वैल्यू इतना आया, इनके इंटरसेक्शंस का वैल्यू इतना आया। अब मैं यहाँ से लिखने वाला हूँ, बस वहां से देखिएगा आप क्या लिखने वाला हूँ मैं, कि पी ए बाय बी कंडीशनल्स का जो फॉर्मूला था, पी ए बाय पी ए अंडर द गिवन कंडीशन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाय नीचे में पी बी। आप मुझे ये बताइए, ठीक है सर, हाँ ठीक है, इंटरसेक्शंस का वैल्यू 1/52, 1/52, और पीबी का वैल्यू कितना आया, 1/13, 1/13, 1/13। पीबी का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 1/13, और इंटरसेक्शंस का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, कितना आ गया मेरा, इंटरसेक्शंस का वैल्यू 1/52। ठीक है, आप इसको कट पिट मिटाइए, 1/52 इधर आ गया, भागा में इधर आ गया 1/13, एकदम हल्का वाला बच्चा में लेके चले गए 3 क्लास में। 1/52 गुना ऑफ, इसको पलटिएगा तो 1/13/1, मतलब इसका वैल्यू 4 आ गया, इसका मतलब इसका वैल्यू 1/4 आ गया। आप मुझे ये बताइए कि पी ए बाई बी आ गया, देखिए पी ए बाई बी इसका वैल्यू कितने आ गया, 1/4 के बराबर। देखिए तो, और यहीं पे तो देखिए इसका भी वैल्यू तो 1/4 आ गया ना, यहाँ पे देख लीजिए, 1 मिनट रुकेगा, हाँ, तो इसका भी वैल्यू तो पी ए के बराबर आ गया। देखिए तो पी ए के बराबर, तो यही मैंने बोला था, क्या बोला था कि पी ए, यहाँ पे देख लीजिए, पी ए बाय बी इज इक्वल टू पी ए, यानी नीचे वाले जो है इनके होने या ना होने से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसे इंडिपेंडेंस कहते हैं। समझ में आ गया, जिनको समझ में ये आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, इसका तो मुझे यूज होना ही नहीं। मैंने जो रिजल्ट लिखा था उस रिजल्ट को समझाने के लिए बेसिकली मैंने इस कंसेप्ट को यहाँ पे ड्राइव किया। ठीक है, आपको बस सिर्फ इतना याद रखना है, क्या याद रखना है, क्या, कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। जब इंडिपेंडेंट बोले तो मुझे ये प्रूव करके दिखाना है बस। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आता हूँ, जस्ट इस सेकंड में नीचे से आ रहा हूँ थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो आपको ये समझ में आ गया, मैंने ये जो लाइन लिखा ये कहाँ से लिखा है, ये वाला लाइन कहाँ से आया है वो मैंने ड्राइव करके लिखा दिया। अब इन्हीं में आपसे वो तरह तरह से पूछ देगा कि पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, तो आपको इनके प्रोडक्ट के बराबर दिखाना है, तो जिसमें नोट लगा रहा है, लगा हुआ रहेगा, बस उसी को हमको देखना है, बस बाकी कुछ हमको देखना है क्या, कुछ नहीं, बस ये कर दिया। अब इन्हीं में आपको दे दे कभी दोनों में नॉट, मतलब ए पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो इनमें इनके दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। तो आप देखिएगा कि दोनों इवेंट पे नॉट दिया गया है, तो मैंने दोनों इवेंट पे नॉट लगा दिया, कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं में आपको दे दिया जाए, इन्हीं एक पे नॉट, बी पे, इफ हाँ बी पे तो लगा दिए, ए पे तो लगा दिया था मैंने, तो बी पे लगा देता हूँ नॉट।
तो इन्हीं में मैंने बी पे नॉट लगा दिया, बी पे मैंने नॉट लगा दिया। तो जिस पे नॉट लगा रहेगा उन्हीं के प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट पे नॉट लगाऊंगा मैं। तो इनके बी पे नॉट लगा दिया मैंने। यहाँ तक कोई क्लियर है? कुछ बात आपको जो दिक्कत हो, जो नहीं समझ में आएगा, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया। और हाँ बिल्कुल, अगर आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर एकदम टोटली समझ में आ गया है, तो भी वो आपको मुझे कमेंट करके बताइएगा। पिछले 4 लेक्चर में आप कमेंट नहीं किए हैं, जाके आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन खोलिएगा और वहाँ पे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए ये मैंने माना कि ये इवेंट ए था, ये इवेंट बी था, इवेंट ए बी मान लिया। हो सके बुक में आपका दे दे कुछ दूसरा इवेंट, आपके बुक में दिया गया है E1 इवेंट इंटरसेक्शन E2 इवेंट, ये दे दे, तो आप इनके प्रोडक्ट के बराबर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो इवेंट वो दे दिया गया हम उनके बराबर दे दे। इन्हीं में अगर आपका एक पे नॉट दे दे तो मैं यहाँ पे नॉट के बराबर दे दूंगा, अगर दोनों में नॉट दे दे तो मैं दोनों में नॉट के बराबर दे दूंगा। अगर किन्हीं एक में नॉट दे, जैसे इसमें नॉट दे, तो इसका नॉट हटा दूंगा। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ में आ गया, ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया। और अगर कभी 3 इवेंट दे दे, उसका मन करे कि नहीं हम 3 इवेंट देंगे, कौन कौन सा इवेंट दे देंगे? 3 ठो। मतलब ये मान के चलिए कि 3 इवेंट आपका वो दे दे, क्या कि ए इवेंट ए दे दिए, दूसरा इवेंट बी दे दिए, तीसरा इवेंट सी दे दिए, 3 इवेंट। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट में तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे तीनों के अलग अलग प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं टॉपिक पे आता हूँ, जो आपका टॉपिक है इंडिपेंडेंस का टॉपिक जो है उस पे मैं आता हूँ। 1 मिनट। हाँ, ये जो क्वेश्चंस है, ये आपके जो मैंने समझाया इंडिपेंडेंस का, ये आपके बुक में, बुक जब आप खोलिएगा तो कहाँ से यूज होता है ये यूज 7 नंबर से होता है। कितने नंबर से होता है? क्वेश्चन नंबर 7 से यूज होगा। लेकिन स्टार्ट जब मैं किया था इंट्रोडक्शन, इसका 7 नंबर से यूज होगा। स्टार्ट जब किया तो मैं सोचा क्या बता के ही निकल जाता हूँ। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूँ। आप अपने बुक को खोल लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। 1 मिनट जस्ट वेट। कहाँ चला गया यार? ओह शिट। हाँ चलिए, आप अपने बुक पे हेडिंग्स डाल लीजिए। इंडिपेंडेंस इवेंट्स एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 29 का बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने भी डाल दिया हेडिंग्स। अब मैं सॉल्व पे आता हूँ, सॉल्यूशंस पे आता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। मैंने जो अभी बताया उनका यहाँ पे यूज नहीं होने वाला है, 7 नंबर से के बाद से यूज होगा। ठीक है, अब चलिए मैं इस पे आता हूँ, क्वेश्चंस पे। 1 नंबर पे एकदम पढ़िए, आप भी मन में पढ़िएगा। जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा। ए बैग कंटेंट्स, ए बैग कंटेंट्स 17 स्टिकर्स। तुरंत जैसे ही मैं दिखा, एक लाइन पढ़ा, मेरे दिमाग में आ गया कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस गिवन डेट दिया गया है। मैंने लिखा गिवन डेट, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी इट्स मींस एनएस इज इक्वल टू कितना आ गया? टोटल 17। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये एनएस क्या हो गया? मेरा टोटल टिकट हो गया। टोटल टिकट, टोटल टिकट कितना आ गया मेरा? 17 के बराबर आ गया। हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या है? मेरा टोटल टिकट। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है? आगे मैं पढ़ता हूँ फिर, आगे मैं पढ़ रहा हूँ फिर से देखिएगा आप, कि नंबर्ड फ्रॉम 1 से लेकर के 17 तक, मतलब जो टिकट है उस टिकट्स में मार्क्स है, लिखा हुआ है 1 से लेकर के 17 तक। ठीक है, ये भी मैं समझ गया कि 1 से लेकर 17 तक दिया गया है। उसके बाद बोला क्या गया है कि एक टिकट इज ड्रॉन एंड देन अनदर टिकट इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट वन। मतलब उसके कहने का मतलब है कि मैं
जो बॉक्स है उस बॉक्स में एक से लेकर के जो बैग है उस बैग में एक से लेकर के 17 तक जो टिकट दिया गया है उस बैग में से मैंने पहले एक टिकट को निकाला। यही कहा यहाँ से देखिएगा एकदम एकदम लाइन को क्लियर समझिएगा कि ए टिकट इज ड्रॉन। एक टिकट को मैंने निकाला, ये मतलब एक हो गया, ये मतलब एक टिकट को मैंने निकाला। एंड देन उसके बाद में फिर अनदर टिकट इज ड्रॉन, फिर दूसरा मैं टिकट निकाला इज ड्रॉन विदाउट विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट वन। मतलब कि पहला जो निकाला था मैंने उसको उसमें डाला नहीं, वो खुद अपने पास रख लिया मैं। समझा है? एक विदाउट का कंसेप्ट होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट और विदाउट। यहाँ पे जो आपको लिखा गया है देखिएगा, यहाँ पे इसको एकदम ध्यान से रखिएगा। विदाउट का जो कंसेप्ट, ये वाला आपका कंसेप्ट जो दिया गया है विदाउट रिप्लेसिंग, ये वाला का, और एक विथ रिप्लेसमेंट, ये दोनों के बारे में पहले आप समझ लीजिए। थोड़ा सा वर्ड सिंपल है, इसको समझ लीजिए। एक आ गया आपका विथ रिप्लेसमेंट और एक आ गया आपका विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब कि मैंने जो बैग था उस बैग में 17 टिकट था। 17 टिकट था, पहले टिकट को मैंने ड्रॉन किया, मतलब पहला टिकट को मैंने निकाला, फिर मैंने उस टिकट को जो निकाला उस टिकट को मैंने इस पे डाल दिया। ठीक है? जो टिकट मैंने निकाला आपके बैग से, उस बैग का टिकट जो मैंने निकाला उस टिकट को मैंने इस पे फिर डाल दिया। तो इन्हीं का कहने का मतलब है कि विथ रिप्लेसमेंट मैंने जो टिकट मैंने निकाला उस टिकट को मैंने इस पे डाल दिया। विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने जो आपके बैग से, जो आपके बैग में 17 टिकट था उस टिकट को मैंने निकाला, तो फिर मैंने डाला नहीं, इसमें निकाला और फिर तुरंत डाल दिया, इसमें डाला नहीं। इसलिए कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर मैं नहीं डालूंगा तो उसमें टिकट की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी अगर मैं नहीं डालूंगा विदाउट रिप्लेसमेंट में, तो टिकट की संख्या कम हो जाएगी। एक टिकट मैंने निकाला तो यहाँ पे 17 से क्या हो जाएगा, 16। समझ में आ गया? यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट में जियो का त्यों हो जाएगा, कि मैंने जो टिकट निकाला जियो का त्यों। ठीक है? कि मैंने जो टिकट निकाला फिर निकाला तो फिर मैंने डाल दिया उसमें, तो जितना का रहेगा 17 का टिकट, 17 का टिकट 17 का ही रह जाएगा। ठीक है, इसमें घट जाएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन पे मैं आता हूँ आगे। एक नंबर पे कि विदाउट रिप्लेसमेंट समझ में आ गया, कि निकाला अपने पास रख लिया। ए टिकट इज ड्रॉन एंड देन द अनदर टिकट इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट वंस। ठीक है? तो अब पूछा क्या गया, निकालने के लिए क्या पूछा गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट द बोथ टिकट्स में शॉन इवन नंबर। मतलब जो मैंने दोनों टिकट निकाला, पहला टिकट निकाल के जो अपने पॉकेट में रख लिया वो टिकट, और दूसरा जो टिकट मैं निकाल रहा हूँ वो टिकट, दोनों टिकट्स इवन नंबर है, दोनों इवन नंबर है। यहां से मैं लिखूंगा कि इसका मतलब वो एनी मुझे दे दिया गया, एनी दिया है क्या, एनी इवन नंबर्स। मैं यहाँ पे लिखूंगा एनी जो है वो मेरा इवन नंबर है। इवन नंबर, ये इवन नंबर मेरा क्या क्या है आप मुझे ये बताइए। 1 से लेके 17 तक जब लिखा गया है तो उसमें इवन नंबर क्या क्या आएगा, आप ये मुझे देख के बताइए। तो आप बोलिएगा क्या सर, 2, 4, 6, 8, इवन नंबर वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 तो नहीं होगा क्योंकि 17 तक ही है। तो कितना हो गया टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8। इसका मतलब उनके कहने का मतलब था कि इवन संख्या यहाँ पे कितना है, 8। 8 आ गया यहाँ पे। अब इनका प्रायिकता निकालना है, अब इनका प्रायिकता निकालना है, 8 निकाल लिया। तो मैं एक लाइन यहाँ पे लिखूंगा एकदम बेसिकली, जो बच्चा लिख देगा, हर हर फिर हाँ, तीसरा चौथा का बच्चा लिख देगा कि टू टिकट्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। एकदम देखिएगा, मैंने 2 टिकट को यहाँ पे लिखा, तो 2 टिकट्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है? अब यहाँ पे मुझे प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता किसका निकालना है, बोथ आर इवन, बोथ आर इवन।
अब यहाँ पे आप बताइए आप मुझे कि बोथ आर इवन मतलब जो पहला जो टिकट था वो भी इवन है, दूसरा जो टिकट है वो भी इवन है। तो यहाँ पे यूज हो रहा है कंसेप्ट एंड का, कि वो भी इवेंट है और वो भी इवेंट है, दोनों का जिक्र कर रहा है। जब मैंने पहले क्लास में बताया था कि जब एंड रहे वहां पे किसके कंसेप्ट का यूज होता है, तो आप बोलिए क्या मल्टीप्लीकेशंस का। देख लीजिए मैं भी दिखा देता हूँ कि पहले मैं बताया था कहाँ पे मैं बताया था एंड का कंसेप्ट, मैं देख लेता हूँ आपको कहाँ पे। हाँ यहाँ पे देखिए जरा। हाँ यहाँ पे मैंने बताया था कि जहाँ पे जब एंड का जिक्र होता है वहां पे मल्टीप्लीकेशंस का यूज होता है। देखिए दिख रहा है जहाँ पे एंड का जिक्र होता है वहां पे मल्टीप्लीकेशंस का यूज होता है। तो बस कुछ नहीं, बस इतना हल्का सा है, बस यही टॉपिक्स। आ जाता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर जो आपके क्वेश्चन पे था, कहाँ गया क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए कि बोथ आर इवेंट मतलब दोनों इवेंट है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशंस का जिक्र होगा। बोथ में क्या क्या दिया गया है, बोथ में पी फर्स्ट, फर्स्ट इज इवेंट, फर्स्ट इज इवेंट गुना, ठीक है, सेकेंड इज इवेंट पी, सेकेंड इज इवेंट। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जब मैं पहला इसमें लिखूंगा, यहाँ पे इसमें नीचे क्या लिखाता है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यही ना लिखाता है ये। टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस मतलब टोटल टिकट यहाँ पे कितना है। तो आप बोलिएगा पहले जब मैं इवेंट निकाला तो उस समय टोटल टिकट 17 था, और उस समय इवेंट की संख्या कितनी थी, उस समय इवेंट की संख्या कितनी थी। तो आप बोलिएगा सर 8, 8, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुना का, गुना में लिख दिया, ठीक है। फिर सेकेंड इवेंट यानी ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे सैंपल स्पेस घट ना गया जी। हाँ क्योंकि वो निकाला फिर रखा नहीं उसमें, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस घट गया, तो यहाँ पे मतलब 16 की जगह पे 17 की जगह पे 16 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। आप मुझे ये बताइए कि जो इवेंट निकाला तो इसकी भी तो संख्या घट गई ना। यहाँ पे ये पहले 8 थी, तो इससे मैंने एक निकाल लिया जो इवेंट था पहले, और दूसरे में भी मुझे इवेंट का ही चाहिए, इसका मतलब 7 में से सिलेक्शन हुआ है, 7 में से ना सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7। अब इसको कटपीट में मिटाऊंगा, तो जैसे ही आप कटपीट मिटाइएगा बोलिएगा कि एक बार में सर, ये 2 बार में सर, तो आ गया 17। ऊपर गुना करूंगा, एक को गुना करूंगा 7 से तो 7, और नीचे 17 को 2 से गुना करूंगा तो 17 दूनी 34। तो इसका आंसर 7 बटा 34 नहीं हो गया। अब नहीं बना लीजिएगा आप क्वेश्चंस को, चलिए बिल्कुल आप बना लीजिएगा, मैंने इतनी इजी वे में इसको समझा दिया हूँ। अब आता हूँ मैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन को आप देखिए कि टू मार्बल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 3 ब्लैक एंड 4 व्हाइट मार्बल्स। क्या मैंने पढ़ा कि दो मार्बल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम ए बॉक्स, एक बॉक्स से दो मार्बल्स को निकाला मैं, कंटेनिंग 3 ब्लैक, जिसमें तीन ब्लैक मार्बल्स था और 4 व्हाइट मार्बल था। मैंने कुछ देखा, कुछ नहीं, मैंने तुरंत लिख दूंगा गिवन दैट। कुछ नहीं, हमको टोटल सबसे पहले सैंपल स्पेस दे लिखना है मुझे, तो मैंने लिख दिया गिवन दैट। गिवन दैट क्या लिखा मैंने, टोटल नंबर ऑफ मार्बल, टोटल नंबर ऑफ मार्बल, क्या यहाँ पे दिया गया है टोटल नंबर मार्बल। यहाँ पे 3 ब्लैक है, इसको बी से ब्लैक में लिख दिया हूँ, आप ब्लैक लिख लीजिएगा, और 4 व्हाइट है, 4 व्हाइट है, इसका मतलब यहाँ पे आपका आ गया टोटल 7 मार्बल आ गया, टोटल 7 मार्बल आ गया, यानी एनएस मेरा निकल गया, ये मेरा एनएस निकल गया। उसके बाद इसमें ब्लैक मार्बल कितना है, मतलब नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल, नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स, ये कितना दिया गया आपका ब्लैक मार्बल, यहाँ पे 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। नंबर ऑफ यानी नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल, इसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं व्हाइट मार्बल, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल, ये व्हाइट मार्बल मेरा कितना है 4 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4। नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स 3 है मेरा, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स 4 है मेरा, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स मेरा कितना हो गया 7 हो गया। अब वो पूछा क्या गया है, बस इतना देखना, क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट द बोथ द मार्बल्स आर ब्लैक, मतलब दोनों जो मैंने निकाला हूँ, जो निकाला हूँ उस
बॉक्स से जो मैं निकाला हूं उस बॉक्स से वो दोनों का दोनों ब्लैक है, दोनों का दोनों ब्लैक है। और कंडीशंस क्या दिया गया है, इफ द फर्स्ट मार्बल इज नॉट रिप्लेस्ड बिफोर द सेकेंड ड्रॉन। मतलब इसमें भी वही बताया गया है कि मैंने जो पहला मार्बल निकाला उसको फिर मैंने उस बैग में रखा नहीं, इसका मतलब यहाँ पे मार्बल की संख्या घट जाएगी, पहले जितना थी उससे दूसरे स्टेप में वो घट जाएगी। तो बस वही मैंने किया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरे स्टेप में कि प्रायिकता प्रोबेबिलिटीज ऑफ बोथ मार्बल आर ब्लैक। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रोबेबिलिटीज बोथ मार्बल आर ब्लैक, ब्लैक इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू, पहले ब्लैक मार्बल कितना था आप बताइए, पहले ब्लैक मार्बल 3 था तो 3, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल कितना था 7, तो 7 मैं लिख दिया। दूसरे स्टेप में तो इसका संख्या घट ना गया जी, तो 6 आ गया। हाँ, तो जो ब्लैक था उसका भी तो संख्या घट जाएगा ना, एक घटेगा ना दूसरा, पहले 3 था तो अब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2। आप यहाँ पे मुझे ये बताइए, ये एक बार में गया और ये 3 बार में गया, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, इसका आंसर 1/7 नहीं आ जाएगा जी। कब होता है ये कंडीशन, वो तुम्हारा ब्लैक विदाउट रिप्लेसमेंट है था ये, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट। नहीं तो आप ये भी लाइन लिख दीजिएगा उसके ऊपर कि टू मार्बल आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। मैं जगह नहीं था यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा। 2 नंबर में क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो कितना इजी है, और आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में जो बताया वो कहाँ यूज हो रहा है। शांत करिए, वो सब यूज होगा धीरे धीरे करके। अब चलिए मैं आ जाता हूँ जैसे यहाँ पे कार्ड्स के बारे में। अब मैं वहां पे कार्ड नहीं पढ़ाता तो ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताने से पहले मुझे कार्ड्स के बारे में बताना पड़ता है, तो सब यूज होगा, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। अब मैं आ गया ये वाला क्वेश्चन पे। एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल स्टफ्ड डेक ऑफ द 52 कार्ड्स। कुछ नहीं कहने का मतलब है कि एक कार्ड को मैं निकाला, एक कार्ड को जो 52 कार्ड्स का गड्डी है उसमें में से एक कार्ड को निकाला एंड विदाउट रिप्लेसिंग दिस कार्ड, मैंने जो निकाला कार्ड उसको अपने पास ही रख लिया। ए सेकेंड कार्ड इज ड्रॉन, फिर दूसरे कार्ड्स को मैंने निकाल लिया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट द फर्स्ट कार्ड इज ए क्लव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड इज ए क्लव एंड द सेकेंड कार्ड इज ए स्पेड। कुछ नहीं, मैंने तुरंत जैसे ही देखा तैसे ही मैंने सॉल्व लिख करके गिवन डेट लिख दिया। गिवन डेट लिख दिया। गिवन डेट में यहाँ पे मैंने क्या लिखूंगा, टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड, टोटल्स नंबर्स ऑफ कार्ड्स। आप बोलिएगा कितना है टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड, तो 52 है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला कि पहला जो कार्ड है, द फर्स्ट कार्ड इज ए क्लब, पहला कार्ड क्लब है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ क्लब कार्ड्स, उस 52 कार्ड्स में टोटल नंबर ऑफ क्लब कार्ड कितना है, तो आप बोलिएगा पता है क्या, पित्तल, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता है। मैंने उतना एक लेक्चर क्यों किस लिए दिया था, फिर भी आप यहाँ पे बोलिएगा कि नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पे टोटल्स 52 कार्ड्स था, 52 कार्ड्स में 26 रेड होता है और 26 ब्लैक होता है, जिसमें 26 ब्लैक रेड में से 13 हर्ट होता है, 13 डायमंड होता है, 13 स्पेड्स होता है, 13 क्लब होता है, मतलब 13 पान होता है, 13 डायमंड होता है, 13 हुकुम होता है, 13 चिड़ी होता है। तो वो पहले पूछा क्या है, क्लब के बारे में पूछा है, तो क्लब भी 13 है मेरा। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे देखिए क्लब भी आपका 13 है और स्पीड भी आपका 13 है ना जी, ये भी 13 है, ये भी 13 है और मैं भी 13 हूँ। समझ में आ गया। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख दूँ कि जो नंबर ऑफ द क्लब्स कार्ड्स है वो कितना है, 13। और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा कि फर्स्ट नंबर ऑफ स्पीड कार्ड, ये भी मेरा 13 हो गया, यानी ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया मेरा। द फर्स्ट कार्ड इज ए क्लब एंड द सेकेंड कार्ड इज ए स्पेड, ये भी स्टेट समझ गया। अब मुझे इसकी प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता निकालना है ना, तो क्या लिखा गया इसमें कि विदाउट रिप्लेसमेंट वन बाय वन टू कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, टू कार्ड्स आर ड्रॉन, टू
कार्ड्स आर ड्रॉन, DRAWN लिखे हैं उसको थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा आप। ड्रॉन वन बाय वन, वन बाय वन, इतना इंग्लिश आप थोड़ा लिख लीजिएगा। वन बाय वन, विदाउट रिप्लेसमेंट, PLECEMENT, ठीक है। अब ये पूछा क्या गया है, आप जरा मैं पूछ लूंगा, इसकी प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। फर्स्ट कार्ड क्या है, फर्स्ट कार्ड क्लब है, फर्स्ट कार्ड क्लब है, गुना प्रोबेबिलिटी। सेकेंड कार्ड क्या है मेरा, सेकेंड कार्ड मेरा स्पेड है, SPADE स्पेड है। ये लिख दिया, इनके प्रोडक्ट निकालोगा। फर्स्ट फर्स्ट कार्ड स्पेड है तो इनकी क्या प्रायिकता होगी सर, आप बोलिएगा कि सर जब फर्स्ट कार्ड थी एक क्लब है तो उस समय टोटल नंबर ऑफ कार्ड की संख्या 52 थी, यहाँ पे मैं 52 लिखा हूँ। और उस समय क्लब की संख्या कितनी थी सर, तो आप बोलिएगा क्लब कितना है सर, सर 13 है क्लब। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि पहला जब कार्ड था उसकी प्रायिकता ऊपर में जो है वो 13 है, नीचे में 52 है टोटल। फिर सर आप बोलिएगा क्या सर कि ये 52 में से तो एक तो मैंने निकाल दिया, यानी टोटल नंबर ऑफ संख्या कार्ड में से एक का घट गया सर। तो हाँ सर कितना हो गया सर, 11 हो गया सर। अब पहला कार्ड आप क्लब निकाले थे, दूसरे में आप स्पेड निकाल रहे हैं, तो इनकी संख्या तो नहीं ना घटेगी सर, क्योंकि ये 13 का 13 ही रहेगा सर। हाँ बोलिए, हाँ 13 का 13, तो 13 का 13 मैंने रहने दिया, कोई दिक्कत है नहीं। फिर आप देखिएगा कि कहीं से कट पिट मिल रहा है, हाँ सर 13 के एकम 13, 13 चौके 52, 13 चौके 52 ये मिल गया। ऊपर एक गुना और 13 तो कितना आ गया जी, 13 का 13, और 4 गुना 51 तो कितना आ गया जी, 50 चौके 100, और 4 का 4 मतलब 204 आ गया जी। इसका मतलब 13/204 इसका आंसर नहीं आ गया। यहाँ तक आपको मैं समझ में आ रहा हूँ कि आपको यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। एकदम इजी है, कोई टॉपिक रखने वाला है, डरने वाला क्या नहीं है। जब हम हैं तो फिर गम किस बात की है, उस बात की नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अब मैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। देयर इज ए बॉक्स, बहुत अच्छी बात कही है कि आपने, एक बॉक्स है ठीक है ना, कंटेनिंग पीस बल्ब्स ऑफ, एकदम कुछ नहीं मैं लिखा यहाँ पे, तुरंत लिखूंगा मैं सॉल्व, लिख करके मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्व। गिवन दैट, क्या दिया गया है कि टोटल नंबर्स ऑफ बल्ब, तुरंत मैं NS लिखूंगा जो टोटल दिया गया, टोटल नंबर्स ऑफ बल्ब्स। यार ये क्या बल्ब में दिया गया, पता नहीं 20 मेरा क्या था, BULB, BULB टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितना आ गया मेरा जी, 30 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है आगे, मैं फिर पढ़ा यहाँ तक पढ़ने के बाद, विच 5 आर डिफेक्टिव, ओ माय गॉड 5 क्या है, खराब है सर। आप बोलिए कि 5 आर खराब है, तो कुछ लिखूंगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट मैं दूसरे स्टेप में यही लिख दूंगा, क्या, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। आप बोलिएगा कितना है, तो आप बोलिएगा 5 है सर। ठीक है बिल्कुल। अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, फिर मैं आगे पढ़ता हूँ कि इफ टू बल्ब्स आर चूजन, ठीक है सर, दो बल्ब को चूज किया गया एट रैंडम, मतलब अचानक से, फ्रॉम द बॉक्स इन ए सक्सेशन, मतलब लगातार एक को निकाला फिर दूसरे को निकाला, दो बल्ब को मैंने सिलेक्ट किया हूँ। टू बल्ब्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, मतलब वो बॉक्स है, उस बॉक्स से मैंने दो बल्ब निकाला, पहला और दूसरा लगातार मैं निकाला, विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट। अभी तो आप पढ़ रहे थे कि पहला जो निकाला उसको अपने पॉकेट में रख लिए, उसको निकाल के फिर उसको दिए नहीं, लो बाबू तुम्हारा था, तुम्हारे बॉक्स से जब तुम उधर गया था ना, हम तुम निकाल लिए थे एगो बल्ब, लेकिन जब देखे कि वो डिफेक्टिव खराब निकल गया तो फिर मैं दोबारा निकालने के लिए गया, और दोबारा जब निकाला तो दोबारा भी डिफेक्टिव निकल गई। समझ में आ गया, विदाउट रिप्लेसिंग मतलब जो निकाला अपने पास रख लिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज दैट द बोथ द बल्ब्स आर चूजन आर डिफेक्टिव, मतलब दोनों जो चूज किया हूँ वो दोनों का दोनों खराब निकला। तो कुछ नहीं, एक लाइन फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा कि टू बल्ब्स आर ड्रॉन वन बाय वन,
without replacement. Two bulbs are drawn one by one without replacement. ठीक है, यहाँ तक आपको। तो पहला क्या है, बोथ बल्ब्स आर डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटीज क्या निकला मेरा, प्रोबेबिलिटीज बोथ बल्ब आर डिफेक्टिव, दोनों का दोनों बल्ब डिफेक्टिव है। तो पहले मैं निकाला कि सर आप पहले जब निकाले थे तो उस समय बल्ब की संख्या 30 थी, ठीक है, और डिफेक्टिव बल्ब की संख्या 5 थी। तो ठीक है, ऑब्वियसली 5/30 मैं लिख दिया हूँ। फिर आप बोलिएगा कि जब दूसरा आप निकाले बल्ब सर, तो उस बल्ब में आप पहला वाला बल्ब तो अपने पॉकेट में रख लिए, उसको रखे नहीं थे आप बॉक्स में। तो ठीक है, तो इसकी संख्या घट के 29 हो गया सर। ठीक है, 29 रख दिया। अब डिफेक्टिव डिफेक्टिव जो निकला तो उसमें भी तो संख्या घट जाएगी सर। तो हाँ ठीक है, ये पहले 5 था सर, आप एक तो निकाल ही दिए, तो ये 4 हो गया सर। ठीक है, तो अब इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, तो कटपिट मिला मिटाऊंगा तो मैं 2 से 2 बार में गया, 2 से 15 बार में गया, 15 से ये 1 बार में गया, 15 से ये 3 बार में गया। तो 2/29 दिया, 29 दिया कितना हो गया, 9 तिया 27 के साथ हाथ मेरा 2 2 तिया 6 और 2 8 87। ये आपका आंसर नहीं आ गया, 2/87। क्लियर, इंस्टेंट क्लियर यहाँ तक आपके हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। एकदम देखिएगा, 5 भी बहुत हल्का है। पहले मैं सॉल्व लिख लेता हूँ। मैंने सॉल्व लिख दिया। अब मैं पढ़ा क्वेश्चंस को, क्या बोल रहा है कि एक बैग कंटेन 10 व्हाइट एंड 15 ब्लैक बॉल्स। ठीक है सर, तुरंत मैं एक सर्कल बना देता हूँ यहाँ पे सर। मैंने एक सर्कल बना दिया सर, जिसमें क्या है, तुरंत आप बोलिएगा कि 10 व्हाइट है और 15 ब्लैक है, तो मैंने 10 व्हाइट और 15 ब्लैक लिख दिया मैं। ठीक है, उसके बाद तो इसमें मैं लिख देता हूँ क्या, टोटल नंबर्स ऑफ टोटल बल्ब यहाँ पे क्या दिया गया है, तो आप यहाँ पे बोलिएगा टोटल्स बॉल, यहाँ पे बॉल्स है, टोटल बॉल्स यहाँ पे कितना है सर, तो आप बोलिएगा 10 है सर, यहाँ पे 15 है सर। तो टोटल कितना बल्ब आ गया सर, 15 बल्ब आ गया सर, 25 बल्ब आ गया सर। ठीक है, बॉल्स। फिर आगे मैं पढ़ूंगा सर, क्या दिया गया है कि टू बल्ब्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। समझ में आ गया सर कि दो बॉल्स को निकाला गया है सर, एक बॉल्स को लगातार निकाला है, लेकिन सक्सेशन मतलब लगातार निकाला है सर। एक को निकाला सर, फिर पॉकेट में रख दिया कि शाम में खेलेंगे मैदान में वो बॉल के साथ। फिर दूसरा फिर निकाला सर, फिर उसको पॉकेट में रख लिया, लेकिन उस बैग में डाला नहीं सर, इसलिए विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया सर। उसके बाद क्या बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज दैट द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज व्हाइट। पहला बॉल निकाला था ना सर, तो वो व्हाइट बॉल था सर। ठीक है, और दूसरा ब्लैक बॉल था सर। तो ठीक है सर, इसका प्रायिकता निकालिए सर। तो मैं तुरंत एक लाइन लिखूंगा, वो क्या नाम लाइन लिखूंगा कि दो बल्ब्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट डिस्प्लेसमेंट। ये लाइन मैं लिख दूंगा कि टू बल्ब्स आर ड्रॉन, यहीं से उठा के एक लाइन लिख दूंगा, टू बल्ब्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। ये लाइन लिखना जरूरी है सर। अगर मैं वहां पे नहीं लिखूंगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप उस बॉल को निकाले हैं तो पॉकेट में रखे हैं सर। आपको लिखना ही होगा ना सर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टू बॉल्स टू बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशंस इन सक्सेशंस विदाउट, राइटिंग ही नहीं बच रहा इस पे मेरा, विदाउट रिप्लेसमेंट। बैंक, ठीक है सर। तो पहला क्या निकाल लिया, अब इसमें इसका प्रोबेबिलिटीज निकालूंगा, देयरफॉर अब मैं प्रोबेबिलिटीज निकालूंगा, लिखता हूँ मैं प्रोबेबिलिटीज क्या मैं लिखूंगा इसमें कि फर्स्ट बॉल इज वाइड। तो मैं लिखूंगा कि फर्स्ट बॉल इज वाइड। ठीक है, एंड सेकेंड एंड सेकेंड एंड सेकेंड बॉल इज
बॉल इज ब्लैक। यस सर, मैंने लिख दिया सर, यहाँ पे एंड है सर, इसका मतलब गुना आएगा सर। ठीक है सर, कि जब मैंने पहला बॉल निकाला सर, तो फर्स्ट बॉल इज बाई, तो टोटल नीचे टोटल संख्या लिखूंगा सर, तो टोटल 25 है संख्या सर, तो यहाँ पे मैंने 25 लिख दिया सर। उसके बाद फर्स्ट बॉल इज वाइट, तो पहले वाइट का संख्या कितना था सर, तो यहाँ पे आप देखिएगा सर, यहाँ पे 10 वाइट था सर, तो मैंने 10 वाइट यहाँ पे लिख दिया। और दूसरे में कितना है सर, दूसरे में आप ब्लैक निकाले सर, तो ये मतलब 25 से आप रख लिए थे पॉकेट में सर, तो आप ये पॉकेट में रख लिए थे, तो ये 24 हो गया सर। और आप जब ब्लैक निकाले तो पहले ब्लैक नहीं था सर, पहले व्हाइट था सर, इसका मतलब ब्लैक की संख्या में कोई अंतर नहीं होगा सर, यानी ये 15 का 15 ही हो जाएगा सर, तो 15 का 15 मैंने लिख दिया सर। अब कुछ होगा दिक्कत, आप इतना कटपिट नहीं मटा दीजिएगा सर, आप कटपिट मटा के आंसर नहीं ला दीजिएगा सर। चलिए फिर भी मैंने ला देता हूँ, 5 या 15, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 12, मतलब 3/12 ये भी कटेगा सर, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 1/4 आंसर आ गया सर आपका। ठीक है, यहाँ तक आपको उसकी स्टडी क्लियर है? एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, मैं पढ़ाऊँ और आपको समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता है। चलिए मैं 6 नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। ये 6 नंबर क्वेश्चन देखने से इतना बड़ा लग रहा होगा, भयावह लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे यूज होगा कंसेप्ट थोड़ा सा इजी, जो मैंने दूसरे लेक्चर्स में कुछ कंसेप्ट को बताया था। चलिए मैं पढ़ता हूँ, आगे देखता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले लिखा हूँ, एन अर्न contains 5 white ball, 5 white and 8 black balls। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले जानना होगा कि ये क्या होता है सर। इसका मतलब, 1 मिनट देखिएगा, ये मतलब इसका मतलब कुछ नहीं होता है, एक बर्तन होता है, गोल बर्तन, गोल बर्तन। समझे, ये कुछ नहीं मीनिंग दिया हुआ कि एक बॉल बर्तन, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कलर्स। ये कलर्स हो गया सर, कलर्स कैसे बनता है, ऐसे नहीं बनता है। चलिए मैंने सर कलर्स बना दिया। ठीक है, इस कलश में क्या बोला कि 5 वाइट एंड 8 ब्लैक बॉल है सर। 5 वाइट, मैंने 5 वाइट लिख दिया, 8 ब्लैक बॉल लिख दिया सर, तो 8 ब्लैक बॉल लिख दिया मैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो मैंने जैसे ही देखा यहाँ पे तो तुरंत लिख दिया टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो गया, तो मैंने यहाँ पे तुरंत लिख दिया टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो गया जी। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपका कितना हो गया, यहाँ पे 5 ये हो गया और 8 ये हो गया, तो 8 5 13, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13। इसमें कौन कौन क्या है वो भी लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, नंबर ऑफ वाइट बॉल, ये कितना हो गया जी, तो वाइट बॉल 5 है, तो मैंने 5 लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल ये कितना हो गया जी, तो ब्लैक बॉल मैंने जैसे ही लिखा तो यहाँ पे ब्लैक बॉल 8 था, तो मैंने 8 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है जी? नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि टू, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये थोड़ा कंसेप्ट समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है। टू सक्सेसिव ड्रॉइंग्स ऑफ 3 बॉल्स एट ए टाइम, इसका कहने का मतलब है कि मैंने एक बार में 3 बॉल को निकाल लिया सर। आप तो पहले से भी ज्यादा चोर निकले, क्योंकि आप पहले एक ठो निकालते थे और यहाँ पे 3 निकाल लिए। इसका मतलब मुझे दिमाग में आ गया, क्या आ गया दिमाग में, कि किसी ग्रुप में से क्या आया, किसी ग्रुप में से आप 3 ठो निकाल रहे हैं। इसका कहने का मतलब है क्या, वो ग्रुप था, कितने का ग्रुप था सर, 13 का ग्रुप था सर, उसमें में से आप 3 का निकाले। इसका मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशंस का यूज होगा, वो जो पढ़े थे लेक्चर नंबर 2 में, एनसीआर का यूज होगा। हाँ सर, वहां पे नहीं यूज हो रहा था क्योंकि वहां पे एक ही आ रहा था और NC1 का वैल्यू n ही हो रहा था, इसलिए सर वहां पे मैं वो कंसेप्ट को नहीं यूज कर रहा था। अब यहाँ पे तो किसी ग्रुप में से 3 ठो निकाल रहा है, यहाँ पे एनसीआर का यूज करना पड़ेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू सक्सेसिव आर ड्रॉन 3 बॉल एट ए टाइम, एक 3 बॉल एट ए टाइम आर मेड सच दैट द balls drawn in the first are made such that the balls drawn in the first rows are not replaced before the सेकेंड राउंड। आप तो एकदम महाचोर निकले सर, क्योंकि पहले आप 3 ठो निकाले सर, फिर दूसरे बार में भी 3 ठो निकाले सर, यानी आप 6 बॉल निकालने दो ये बार में सर। यही कहने का मतलब है कि आप 2 बार जब थैली में हाथ डाले सर, तो वो कलश में हाथ डाले तो पहले 3 ठो निकाल के पॉकेट में डाल दिए, फिर दूसरे बार हाथ डाले तो उसमें भी 3 ठो निकाल के पॉकेट में डाल दिए, और आप तो महाचोर निकले, 6 का 6 पॉकेट में रख लिए, उसको लौटाएं भी नहीं सर। तो आप क्या बोल रहे हैं आगे सर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज ड्रो गिव्स व्हाइट बॉल। इसका मतलब पहले आपको व्हाइट पसंद थी,
निकाला, आपने पहले व्हाइट वाला निकाला क्योंकि आपको पहले उसको व्हाइट देना था ना, किसको, उसको देना था, तो आपको अपनी वाली को व्हाइट पसंद थी तो आप अपने वाली के लिए व्हाइट बॉल निकाल लिए। और द सेकेंड रोज गिव्स ब्लैक, और आपको ब्लैक पसंद था ना सर, इसलिए आप इसको ब्लैक निकाल लिए। समझ में आ गया? मुझको तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक सिंपल तौर पे एक क्लास है, उसमें टोटल नंबर ऑफ 13 बल्ब था, जिसमें 5 व्हाइट है, 8 ब्लैक बॉल है। पहले 3 निकाला, फिर दूसरे बार में भी 3 निकाले, पहले जब 3 निकाले तो वो व्हाइट निकल गया, फिर दूसरे बार में 3 निकाले तो वो ब्लैक निकला, तो आप इसकी प्रायिकता निकाल लिए। कुछ नहीं सर, एकदम ईजी है सर। एक लाइन में यहाँ पे लिखूंगा सर, क्या लिखूंगा कि 6 balls are drawn, 6 balls are drawn 3 at a time without replacement। 6 balls are drawn, टोटल 6 बॉल निकाले ना यहाँ पे, तो मैं लिख दिया 6 balls are drawn कितने बार में, 3 at a time, 3 at a time without replacement। ठीक है, तो पहला क्या निकला सर यहाँ पे, पी फर्स्ट बॉल इज, फर्स्ट बॉल इज वाइट। ठीक है, एंड फर्स्ट 3 बॉल लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट बॉल तो यहाँ पे 3 निकाला ना, फर्स्ट यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 3। फर्स्ट 3 बॉल इज वाइट एंड प्रोबेबिलिटीज, सेकेंड 3 एंड नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 3 लिख देता हूँ, ठीक लगेगा। एंड नेक्स्ट ये 4 डबल ई 3 राइटिंग, 3 बॉल इज ब्लैक। ठीक है, कहने का मतलब था यहाँ पे कि पहला 3 व्हाइट था, दूसरा 3 ब्लैक था, तो आप मुझे यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ बॉल जो था वो लिखना होगा। दूसरे पेज में मैं नहीं लूँ क्या इसको, तो जगह, हाँ दूसरे पेज में मैं ले लेता हूँ इसको। चलिए, दूसरे पेज पे मैंने ले लिया यहाँ पे, कि पहला जो था वो व्हाइट था, फर्स्ट फर्स्ट 3 EHR वाली 3 व्हाइट था, गुना नेक्स्ट 3 ब्लैक था। तो फर्स्ट 3 व्हाइट था, तो टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट 3 जो ग्रुप में से सिलेक्ट किया, कितने में से 5 का ग्रुप था व्हाइट का, व्हाइट का टोटल कितना ग्रुप था, 5 का। फर्स्ट व्हाइट 5 का, हाँ व्हाइट का यहाँ पे देखिए 5 का ग्रुप था, 5 का व्हाइट का ग्रुप था, उसमें में से कितने सिलेक्ट किया, वो 3 का सिलेक्ट किया। जैसे ही ग्रुप में से सिलेक्ट करता है तो एनसीआर यूज होता है जी, होता है ना, आप पढ़ लिए थे पहले। 1 मिनट रुकिएगा जी, आप पढ़ लिए थे पहले कि ग्रुप में से जब सिलेक्शन होता है तो एनसीआर यूज होता है। फिट पेन गिर गया, रुकिए 1 मिनट जस्ट। चलिए, पहले व्हाइट का था, उस व्हाइट में से 5 में से 3 का वो सिलेक्शन किया, यहाँ पे एनसीआर यूज किया, तो आप यहाँ पे बोलिएगा कि सर टोटल यहाँ पे कितना है सर, सबसे बोलिएगा कि सर टोटल 3 नहीं 13 था सर, 13 में से वो 3 का ना सिलेक्शन किया है जी, तो हाँ सर, इसको फिर मैं गुना करूंगा सर। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट 3 ब्लैक बॉल था सर, तो ब्लैक की टोटल संख्या कितनी थी सर, तो आप बोलिएगा सर 8 संख्या थी सर, 8 में से वो 3 का सिलेक्शन किया था सर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, 8 में से सर वो 3 का सिलेक्शन किया। आप यहाँ पे बताइए कि जब यहाँ से 3 निकाल लिया जी, इसमें में से 3 निकाल के टोटल में से विदाउट रिप्लेसमेंट दिया गया है, यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज किया गया नॉट रिप्लेस्ड, मतलब रखा नहीं सर, तो इसका संख्या तो घट ना जाएगा, हाँ सर घट जाएगा संख्या सर, तो कितना बचेगा सर, सर 10 में से वो 3 का सिलेक्शन किया है सर, बोलिए हाँ जी, लिखूं 10 में से 3, हाँ सर। हाँ, इसको सॉल्व करने आप नहीं जानते हैं, आप तो बोलिएगा कि हाँ सर इसको तो मैं सॉल्व करते करते बुढ़ा गया हूँ, उसको कैसे सॉल्व करूँ, क्या, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको सॉल्व करने में ठीक लगेगा। नीचे 3 है तो ऊपर 5, 3 बार गुना में होगा, वो भी रिवर्स में। ठीक है, नीचे 3 गुना, 2 गुना और 1। ठीक है, एक बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे ले लूँ। ठीक है, ले लिए सर, नीचे 3 है, ऊपर 13 गुना में हो जाएगा किसके बराबर, उल्टे गिनती के बराबर, 13 गुना 12 गुना 11 बटे और नीचे में
3 गुना ऑफ 2 गुना ऑफ 1, इसमें बड़ा वाला गुना यहाँ पे दे दी। इसमें सर 8 है तो नीचे 3 है तो 8 पीछे में रिवर्स से गुना हो जाएगा, 8 7 6, नीचे यहाँ पे आ जाएगा 3 2 1, फिर नीचे यहाँ पे कितना है सर 10 है तो 10 गुना में आएगा, 3 है नीचे तो ऊपर 3 बार गुना में आ जाएगा उल्टे गिनती के साथ, नीचे में 3 2 1, गुना लिखिए इसको बढ़िया से। तो मैं यहाँ पे लिख दिया गुना 1। आप यहाँ पे देखिएगा जरा, तो आप ये बोलिएगा सर ये कट जाएगा सर, ये कट जाएगा सर, ये कट जाएगा सर, ये कट जाएगा सर, कट गया। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जगह यहाँ पे मैं बना लूँ क्या? अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस पोर्शंस के बाद आप आइएगा, एक पेज में कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि कंट्रोल सी कंट्रोल भी, चलिए मैंने कॉपी किया एक पेज को। ठीक है, आप यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे 5 गुना 4 गुना 3, नीचे में 13 गुना 12 गुना 11, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 गुना 4 गुना 3, 5 गुना 4 गुना और 3, नीचे में 13 गुना 12 गुना 11, बीच में बड़ा वाला गुना, फिर अब क्या था इधर, इधर देखिए 8 गुना 7 गुना 6, ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन 10 गुना 9 गुना 8, मैं यहाँ पे लिखूंगा 8 7 6, 8 गुना 7 गुना 6, नीचे में 10 गुना 9 गुना और 8, देखिएगा यहाँ पे यही पे था ना, हाँ यही पे था। अब मैं यहाँ से कट पिट मिटाऊंगा, 8 से 8 गया सर, ठीक है, गया 8 से 8, अब कट रहा है कोनो, तो कट रहा है सर, चरतिया 12, चरतिया 12 कट गया बिल्कुल कट गया। अब इसको देखिए, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में गया, ठीक है, कट रहा है 2 से 1 बार में, ये 5 बार में कट गया, ठीक है, 15, 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ऊपर कितना आ गया जी, ऊपर तो सिर्फ ये भी तो कटिए गया, ये भी 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 कटिए गया, ऊपर 7 आ गया, तो ऊपर 7 में लिख दिया, और नीचे कितना आ रहा है 13 गुना 11 और गुना ऑफ एक ये 3 बचा हुआ आ रहा है, तो 13 गुना 11 आप जैसे ही कीजिएगा तो एक एक चार तीन आ जाएगा, आप गुना करके देख लीजिएगा, एक चार तीन आ जाएगा। अब उसको किससे मैं गुना कर दूंगा, 3 से मैं गुना करूंगा, जैसे ही मैंने 3 से गुना कर दिया, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 2 हाथ मेरा एक, एक 4 तिया 12 के 2 हाथ मेरा एक, 3 1 4, 429 आ गया जी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 7 बचा 429, आप मिला लीजिएगा आंसर शायद सर, इतना ही होगा आंसर सर। ठीक है, इज दैट क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब मैं आ रहा हूँ इंडिपेंडेंस पे, जो मैंने पढ़ाया था आपको। हाँ, चलिए 7 नंबर पे मैं आ गया हूँ, 7 नंबर पे। लेंथ वीडियो का फिर ज़्यादा हो जाएगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगा। अच्छा खैर कोई नहीं, 7 नंबर पे देखिए 10 तक रखता हूँ। लेट्स E1 and E2 be the event such that PE1 is equals to 1 by 3 and PE2 is equals to 3 by 2, फाइंड इतना। आप ये इंपॉर्टेंस करके लिख लीजिए, ऐसा कुछ कोई साल हुआ ही नहीं है जिससे इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही नहीं है सर। मेरे नोट्स में भी आपको भर भर के ये क्वेश्चन मिलेगा, दो इवेंट दे दिया गया रहेगा, उस इवेंट पे आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पूछ देगा या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट प्रूव करने के लिए बोल देगा, आप उसको बना लीजिएगा सर। ठीक है बिल्कुल सर। चलिए मैं आप आ जाता हूँ 7 नंबर क्वेश्चन पे। आप ये समझ में आ गया क्या कि दो इवेंट है सर यहाँ पे, एक इवेंट का नाम दे दिया गया E1, कुछ भी नाम दे देगा सर, उसका मर्जी, आपका नाम जिस तरह नाम रखा गया उसी तरह उसका नाम कुछ भी वो नाम रख दे। यहाँ पे वो E1 नाम रख दिया, E2 रख दिया, मेरा मन करेगा ए रखूंगा, मैं बी रखूंगा, कुछ भी। तो उसका उसकी प्रायिकता का वैल्यू कितना दे दिया, इतना प्रायिकता का वैल्यू दे दिया पहला, और दूसरे का वैल्यू दे दिया गया 3/4। ठीक है, अब इसको मुझे क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, यूनियन निकालना है, कब, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो सर आप बोलिएगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहीं पढ़े थे, तो हाँ याद कीजिए, नहीं याद होगा, अभी आपको नहीं याद होगा, वो कल क्या बोले थे वो तो कंफर्म याद ही होगा सर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या बोलते हैं सर, यूनियन निकालने का तो एक ही फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे क्या, कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस ऑफ पी बी प्लस ऑफ, नहीं, माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, यही ना पढ़े थे जी। हाँ, तो पहले आप यहाँ पे लिख देता हूँ कि पी ई वन दिया गया है, सॉल्व। अब थोड़ा स्पीड में मैं लिख देता हूँ क्योंकि पढ़ा हुआ है सब। गिवन दैट पी ई वन का वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया है, 1/3,
1/3। दूसरे में PE2 का वैल्यू मेरा दिया गया है, क्या दिया गया है, 3/5। अब पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन की यूनियन निकालना है और कौन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमको निकालना है, तो वेयर पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया, E1 एंड E2 इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा E1 एंड E2 आर, 1 मिनट, मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, क्या इंटरसेक्शन निकालना है मुझे, पी नहीं, यूनियन निकालना है मुझे, PE1 यूनियन PE2 इज इक्वल्स टू PE1 प्लस ऑफ PE2 माइनस ऑफ PE1 इंटरसेक्शन E2, ये निकालना है सर। वेयर E1 E2 इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वेयर E1 एंड E2 इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैंने एक लाइन बताया था, क्या बताया था कि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे दे तो उस कंडीशन में क्या होता है सर, कि PE1 इंटरसेक्शन E2 का वैल्यू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। याद कीजिए, नहीं याद आ रहा होगा, मैं तुरंत दिखाता हूँ कहाँ पे मैंने पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 कहाँ गया, लेक्चर 2 यहाँ पे आ गया सर। यहाँ पे दिया गया है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब इवेंट रहता है उस कंडीशन में इंटरसेक्शंस का वैल्यू, इस वाले पोर्शंस का वैल्यू, इस वाले पोर्शंस के वैल्यू, इसका पोर्शन 0 के बराबर होता है। जैसे ये 0 आ गया तो इसका यूनियन का डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है, क्या आ जाता है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू PA प्लस ऑफ PP। तो मैं आ गया नेक्स्ट, अब अपने क्वेश्चंस पे, कि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पूछ दिया गया है, अपने क्वेश्चंस पे मैं आ रहा हूँ, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया क्वेश्चंस मेरा, हाँ यहाँ पे आ गया कि जैसे आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पूछते तो इसका वैल्यू 0 के बराबर आ गया। अब मैं यहाँ पे नई फॉर्मूला पुट कर दूं, क्या, P कंट्रोल V, लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब आ जाए, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब आएगा तो PE1 यूनियन PE2 इज इक्वल टू PE1 प्लस ऑफ PE2। आ गया सर जी, हाँ सर। PE1 का वैल्यू कितना था जी, तो आप देखिएगा कि 1/3 था जी, 1/3 प्लस ऑफ 3/5, 3/5। अब नहीं बोल दीजिएगा कि छोड़ दीजिए, नहीं बोल दीजिए, बोल दीजिए एक बार कि छोड़ दीजिए, इसका तो वैल्यू 0 के बराबर ही आ गया सर। तो एक बार नहीं बोल दीजिएगा छोड़ दीजिए, चलिए छोड़ दिया मैं, इसको नहीं बना लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे इसका आ गया, दूसरे नंबर क्वेश्चन इसमें क्या बोला है कि E1 इंटरसेक्शन E2 वेयर E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। अभी तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में। तो ई वेयर जहाँ पे, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि सॉल्व दूसरे नंबर क्वेश्चन में, E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इसका कहने का मतलब क्या था, कि इसके कहने का मतलब सर यही था कि PE1 इंटरसेक्शन PE2 जो है सर, वो क्या है, इनके प्रोडक्ट के बराबर है सर, PE1 इंटू और PE2 के बराबर है सर। बोलिए हाँ, एक बार हाँ तो बोल दीजिए मने में, नहीं बोलिएगा हाँ, मन में तो कैसे काम चलेगा। PE1 का वैल्यू क्या था सर, PE1 का वैल्यू सर 1/3 था सर, और E/5, E2 का वैल्यू कितना था सर, 3/5 का वैल्यू था सर, 3/5 था। अब इसका नहीं कट गया सर, हाँ सर बिल्कुल कट गया सर, इसका वैल्यू कितना आ गया सर, 1/5 आ गया सर। नहीं सर, नहीं बन गया सर, आपको मैंने क्या बताया था कि जब इंडिपेंडेंट इवेंट रहे तो उस इंडिपेंडेंट इवेंट में PAE A1 जो भी रहे, दो इवेंट रहे, उनके इंटरसेक्शंस उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही सर, यही मैंने बताया था सर। अगर आपको वो कंसेप्ट वहां पे नहीं है याद, मैंने फॉर्मूला कहाँ से आया था वो ये याद नहीं है, नहीं समझ सके, तो बस इतना याद रखिएगा सर, क्या, कि PE1 इंटरसेक्शंस का वैल्यू PE1 इंटू P2 E2 के बराबर होता है। बाकी आपको कुछ याद करने का जरूरत ही नहीं है सर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं 8 नंबर पे आता हूँ जल्दी से, 10 तक बताना है आज मुझे। क्या दिया गया है कि E1 एंड E2 दो इवेंट है, ठीक है, इसमें पहला का मान दे दिया गया प्रायिकता का, ठीक है, बिल्कुल, दूसरे के प्रायिकता का मान दे दिया गया है, ठीक है, एंड इनके इंटरसेक्शंस का वैल्यू दे दिया गया है। तो उसको सॉल्व करना है, क्या वो इंडिपेंडेंट है, तो मुझे इंडिपेंडेंट सॉल्व करने के क्या दिखा करना होगा, कि उनके प्रोडक्ट का जो बराबर है, इंटरसेक्शन का वैल्यू उनके प्रोडक्ट के बराबर है। तो मैं तुरंत यहाँ पे इंटरसेक्शंस का वैल्यू निकालूंगा। पहले दिया गया है, मैं लिख देता हूँ, लाल से ही लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा, लाल खूबसूरत जैसा दिखेगा मुझे।
कि E1 का वैल्यू दे दिया गया है 1/4। लिखने का ये आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे क्या बार बार लिखूँ। आप लोग ये वाला लिख लीजिएगा, मैं बार बार क्या लिखूंगा, मिटाता हूँ यहाँ पे। गिवन डेट दे करके आप जैसे ही गिवन डेट दीजिएगा उसके बाद ये लिखिएगा कि E1 का वैल्यू मेरा इतना है और E2 का वैल्यू मेरा इतना है, ठीक है। गिवन डेट में तीसरे नंबर में लिखिएगा कि यूनियन का वैल्यू इतना है, तो मुझे इंडिपेंडेंट निकालना है सर। तो इंडिपेंडेंट निकालने के लिए मुझे किसका जरूरत पड़ेगा सर? इंटरसेक्शन का जरूरत पड़ेगा सर। यहाँ पे यूनियन दिया गया है सर, यूनियन से हम इंटरसेक्शन का वैल्यू नहीं निकालेंगे सर? हाँ सर, बिल्कुल इंटरसेक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है सर? दूसरे लेक्चर में पढ़े थे सर, दूसरे लेक्चर तो आप देखे ही नहीं होंगे क्योंकि आपको टाइम नहीं मिला होगा सर। तो आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि E1 इंटरसेक्शन E2 का वैल्यू क्या होता है कि Pe1 प्लस ऑफ Pe2 प्लस ऑफ Pe2 माइनस ऑफ E1 Pe1 इंटरसेक्शन ऑफ E2। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। E1 का वैल्यू 1/4 आ गया सर, 1/4 में यहाँ पे लिख दिया 1/4। 1/4 और E2 का वैल्यू कितना आ गया सर? ये 1/3, 1/3 आ गया E2 का वैल्यू माइनस इंटरसेक्शन। ये तो मुझे पता ही नहीं सर, इसी को तो चाहिए मुझे, तो मैंने इंटरसेक्शन ये निकालना है। और इसका वैल्यू कितना दिया गया है? 1/2, 1/2। अब यहाँ से अभी इंटरसेक्शन नहीं निकाल लीजिएगा सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे हम सर, क्योंकि हम तीसरा चौथा छोड़ दिए थे सर, तो हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुणा भागा कुछ नहीं आता है सर। ठीक है, छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा किया आप। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ Pe1, इसको मैं इधर से उधर फेंक दिया हूँ, तो इंटरसेक्शन का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा सर? 1/4। एक भी नहीं लिखा था मेरे से, अच्छा। तो 1/4, 1/4 प्लस ऑफ 1/3 माइनस ऑफ ये उधर गया तो 1/2 आ गया, 1/2। इसको लघुत्तम मैं निकालूंगा तो कितना लघुत्तम आ जाएगा सर? 12 आएगा लघुत्तम। हाँ ठीक है, 12 आ जाएगा लघुत्तम। 4 के 12, 12 तीन बार में आएगा सर, तो ऊपर एक को 3 से गुना करेंगे तो 3 आ गया सर। प्लस का प्लस, 3 के 12 में से 12 कितने बार में आएगा? 4 बार में आएगा सर। 4 को ऊपर से गुना करेंगे तो 4 आएगा सर। माइनस ऑफ 2 के 12 12 कितने बार में आएगा सर? 6 बार में आएगा। तो 6 को ऊपर से गुना करेंगे, एक के साथ 6 आ जाएगा सर। 7 में से 4 गया तो 6 बचा सर। 7 में से 7, 3 और 4 7 हो गया सर। 7 में से 6 गया तो 1 बचा सर। 1/12 इसका आ गया, किसका वैल्यू आ गया सर? इंटरसेक्शन का वैल्यू आ गया। मैं दूसरे क्वेश्चन दूसरे पे लेता हूँ, एक मिनट। दूसरा क्वेश्चन, इसको स्पेस लेना होगा मुझे, एक स्पेस ले लेता हूँ, कंट्रोल भी मैंने ले लिया। क्या लिया सर यहाँ पे कि मैंने क्या निकाला? यहाँ पे मैंने निकाला कि Pe1 इंटरसेक्शन E2 का वैल्यू दिया गया है। कितना निकाला मैं अभी? कितना? 1/12 आया। अब मुझे इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, तो इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है जी? मुझे निकालना होता है इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए कि Pe1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू Pe1 इंटू ऑफ P2, ये मुझे दिखाना होता है। तो अब मुझे पहले आप क्या करना होगा कि नाउ अब मुझे E1 और E2 निकालना होगा, E1 E2 का प्रोडक्ट देखना होगा। Pe1 इंटू और Pe2, इसको मैं देखूंगा तो इस Pe1 का वैल्यू कितना था? P1 का वैल्यू 1/4 था, 1/4 था, आप देखिए, हाँ 1/4 था। और E2 का वैल्यू कितना था? 1/3, 1/3। अब यहाँ पे नहीं आ गया सर, 1/12 आ गया, 1/12। अब मैं लिखता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, नाउ लिख दिया। नाउ कि इंटरसेक्शन में क्या हो गया? Pe1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू क्या होता है जी? Pe1 इंटू ऑफ Pe2 Pe2। इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया सर? इसका वैल्यू, इस दोनों के प्रोडक्ट का वैल्यू कितने के बराबर था सर? 1/12 के बराबर था। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/12। और इसका भी वैल्यू तो सर 1/12 के बराबर ही था। हाँ सर, दोनों LHS और RHS दोनों बराबर आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि Pa बराबर, देयरफॉर Pe1 इंटरसेक्शन Pe2 इज इक्वल टू Pe1 इंटू ऑफ Pe2, ये दोनों बराबर हो गया सर। तो मैं यहाँ पे लिख दूं देयरफॉर E1 एंड E2 मेरा क्या हो गया जी? E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया जी। अपने पे डिपेंडेंट नहीं है सर, किसी पे डिपेंडेंट, वो खुद अपने पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट इवेंट हो गया सर 8 नंबर आपका। फिर 9 नंबर में आ जाता हूँ, 9 नंबर पे। 9 नंबर पे आ जाता हूँ। क्या 9 नंबर बोला है कि इफ E1 एंड E2 आर द इंडिपेंडेंट इवेंट। बहुत बढ़िया सर, कि दो इवेंट दे दिया गया, दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है, खुद के दम पे वो खड़ा हो गया है सर।
अपने माँ बाप से पैसा नहीं लेता है सर, बहुत होशियार बच्चा है सर। ठीक है, सच दैट E1 का वैल्यू दिया गया है इतना और E2 का वैल्यू दिया गया है इतना, मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। चलिए मैं आता हूँ इंटरसेक्शन। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक पेज में कॉपी कर लेता हूँ। नहीं नहीं, इसी को मैं कॉपी किया हुआ है, इसी को ले लेता हूँ। क्या, देखिए यहाँ पे मुझे देखने के बाद पता चल रहा है कि ई, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मुझे दिखा क्या, यहाँ पे मुझे दिखा क्या, E1 नॉट है, E1 नॉट भी है, E2 नॉट भी है। यहाँ पे E1 और E2 नॉट का वैल्यू नहीं दिया गया है। एकदम देखिएगा क्रिस्टल क्लियर। तो इसका भी मैंने निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक लाइन यहाँ पे लिखता हूँ, गिवन दैट, गिवन दैट मैंने लिखा, क्या लिखा, E1 का वैल्यू मेरा कितना दिया गया है, E1 का वैल्यू मेरा दिया गया है 0.3। आप मुझे ये बताइए सर, पहला क्लास में मैंने क्या सीखा सीखा था कि घटना होने की प्रायिकता और घटना ना होने की प्रायिकता दोनों का सम एक के बराबर होता है। यहाँ पर घटना होने की प्रायिकता का सम दिया गया है एक 0/3, न 0.3 दिया गया है। और घटना ना होने की प्रायिकता ये नहीं निकालेंगे जी, हाँ क्या इसके ऊपर नॉट नहीं लगा देंगे, इसको आपको क्या पढ़ सकते हैं, PE1 नॉट ये भी पढ़ सकते हैं, या फिर PE1 कॉम्प्लीमेंट्री ये भी पढ़ सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा सर, एक में से 0.3 घटाएंगे तो 0.7 नहीं आ जाएगा जी। हाँ बोलिए, तो 0. मैंने 7 यहाँ पे लिख दिया है, 0.7। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में PE2 का वैल्यू कितना दिया गया है, E2 का वैल्यू कितना दिया गया है 0.4। तो 0. मैंने 4 यहाँ पे लिख दिया, कोमा में दे दिया। PE2 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, PE2 का वैल्यू 0.4 है, तो एक से घटा देंगे तो 0.6। आप बोलिए E0 का वैल्यू, PE2 नॉट का वैल्यू आ गया। मैंने जो जो यहाँ पे यूज होने वाला था वो सारा का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ कि क्वेश्चंस वो क्या पूछ रहा है। तो पहला नंबर मैं क्वेश्चंस यहाँ पे बना रहा हूँ, PE1 इंटरसेक्शन E2। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा वैसे ही मुझे पता चल गया कि PE1 इंटरसेक्शन PE2 का वैल्यू यहीं पे मैं लिख देता हूँ। इसका क्या होता है, PE1 इंटू और PE2 यही ना होता है जी। बोलिए, अभी तो मैंने पढ़ा था कि जब इंडिपेंडेंट इवेंट रहता है तो उन दोनों के इंटरसेक्शंस का वैल्यू जो होता है उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हाँ बिल्कुल सर, तो इसका प्रोडक्ट के बराबर E1 का वैल्यू 0.3, तो 0.3 लिख दिए, गुना ऑफ E2 का वैल्यू 0.4, 0.4 लिख दिए, इसको गुना नहीं कर देंगे, चलती है 12 मतलब 0.12। ये पहला का आंसर नहीं हो गया जी, हाँ सर बिल्कुल हो गया सर। दूसरे नंबर पे मैं आ जाता हूँ। दूसरा नंबर क्या पूछा है मेरा, E1, एक मिनट, चीटी आ गया, चार्ज होके बनो। दूसरे नंबर पे मैं आ गया। तो दूसरे नंबर में वो क्या बोला है, दूसरे नंबर पे मैं लिख रहा हूँ, पता है मैं माइक लगाया भी नहीं था और मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, पता नहीं आवाज कैसा गया होगा। इतना मेहनत पे पानी नहीं फिर जाए, अब देखो क्या होता है। अब मैं बाद में देखूंगा, पहले 10 तक कंप्लीट कर लेता हूँ। अभी मैंने देखा कि माइक भी मैंने नहीं लगाया था और रिकॉर्ड लेक्चर कर लिया पूरा का पूरा। देखता हूँ क्या होता है फिर में। उस हाँ, E2 ई इंटरसेक्शन से इसका वैल्यू निकालना है। तो इसकी इंटरसेक्शन का वैल्यू मैंने क्या पढ़ा था, PE1 प्लस ऑफ PE2 प्लस ऑफ PE2 इज माइनस ऑफ PE1 इंटरसेक्शन PE2, इसके बराबर हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, 0.3 प्लस ऑफ 0.4 माइनस ऑफ 0.12। अभी तो निकाले थे इसका वैल्यू, हाँ। तो 0.7 में से 0.12 गया, तो आप नहीं बोल दीजिएगा कि माइनस माइनस 0.5 आ गया सर। ठीक है, पता नहीं मुझे अब माइक का टेंशन, आवाज का टेंशन हो रहा कि गया होगा कि नहीं, नहीं तो मेहनत पे पानी फेर देगा। हाँ, अब E0 का वैल्यू, इसमें भी इंटरसेक्शंस का वैल्यू पूछा, लेकिन E0 है तो कुछ नहीं करना है। PE1 नॉट का वैल्यू इसके बराबर, PE2 नॉट का वैल्यू इसके बराबर माइनस ऑफ इनकी इंटरसेक्शंस के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। नहीं, इंटरसेक्शन पूछा है, 3 नंबर में इंटर यूनियन पूछ दिया है। ठीक है, यूनियन पूछ दिया है तो पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका जिक्र हो रहा है ना। देखिए इनके वैल्यू की, इंटरसेक्शंस की वैल्यू की में यहाँ पे जिक्र हो रहा है।
इनके इंटरसेक्शन में ई टू नॉट इंटरसेक्शन यहाँ पे यूज होगा, तो इसको मैं पहले यहाँ पे निकाल लेता हूँ। इसका प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा? तो अभी मैंने निकाला क्या कि ई नॉट का वैल्यू, ई नॉट का वैल्यू 0.7 और ई टू नॉट का वैल्यू 0.6। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, कहाँ पे गया ये क्वेश्चन? हाँ, पी ई नॉट का वैल्यू इंटू पी ई टू का वैल्यू 0. क्या था? 0.6, 0.7, 0.7, 0.6, 0.7 गुना अब 0.6, 0.6, इसका मतलब 0.42 आ गया, 0.42 आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आप नहीं निकाल लीजिएगा इसको, इसका वैल्यू कितना आ गया? इसका वैल्यू पी ई वन नॉट का वैल्यू कितना था? 0.7, ई वन का वैल्यू 0.7। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.7 प्लस ऑफ 0.6 माइनस ऑफ 0.42। आप नहीं निकाल लीजिएगा इसका वैल्यू कट मिटा करके? बोलिए जरा हाँ। बोलिए जरा हाँ, तो आप निकाल के इसका आंसर लिख दीजिएगा। अब मैं 10 नंबर पे आता हूँ लास्ट। हम पता नहीं आवाज कैसा गया होगा, मुझे चेक करना होगा। ठीक है, ये दो इवेंट है, ये दो इवेंट है, लेट ए एंड बी बी द इवेंट सच दैट पी ए का मान दिया गया है 1/2 एंड पी बी का मान दिया हुआ है 7/12 और पी नॉट ए और पी बी नॉट बी इसका मान दिया हुआ है 1/4। तो मैं कुछ नहीं, 1 मिनट लिख देता हूँ कि गिवन दैट, गिवन दैट क्या दे दिया गया है कि पी ए का वैल्यू दे दिया गया है 1/2, 1/2 मैंने लिख दिया। पी बी का वैल्यू दे दिया गया है, मेरा कितना दिया गया है? 7/12, 7/12 मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या दिया गया है? पी नॉट ए बोलिए, या ऊपर में आप बार दे दे सकते हैं या हाइफन दे सकते हैं, कुछ भी दे दिए। उसका कहने का मतलब है कि पी ए नॉट इसका वैल्यू, ठीक है ना? पी ए नॉट इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, और का मतलब यूनियन में बताया था। इसका वैल्यू, इसका मतलब मैंने बताया था कि यूनियन होता है कि पी ए नॉट और यूनियन इसका वैल्यू 1/4 के बराबर दे दिया गया है। ये मेरा 3 कंडीशन दे दिया गया है। और आपको पूछा है क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखाना है और इंडिपेंडेंट दिखाना है, ये दो क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया। तो पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखाने के लिए मुझे क्या चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन। 1 मिनट रुकिएगा। रुकिए, आपके सर का फोन आ गया है। हाँ, हाँ। हम्म, पहले ग्राफ। हाँ, पहले ग्राफ से ही सब आगे बनते हैं। सर्कल के इक्वेशंस में दिक्कत होते हैं। हाँ, हाँ। हम्म। हाँ, पहले ग्राफ बताना है। हाँ, कल उस स्टार्ट करे से पहले पहले ग्राफ बता देना चाहिए। नहीं नहीं, पाराबोला बाद में। हम्म, 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 हम्म। ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ छोड़ दिए वो वाला। हाँ, पहले ही कंप्लीट करा करके पूरा, ओकरा बाद लास्ट में कोऑर्डिनेट खत्म होने के बाद ग्राफ बता देना चाहिए। हाँ, कॉपी ग्राफ मतलब कॉपी पेस्ट सारा कॉपी, सब पे कॉपी बस। बस। हम्म, इसका तो नहीं इसका बस बस। बता दें, भी अभी कुछ बता देता हूँ। हम्म, 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 ठीक है।
हाँ, कितना तारीख से ला दें दीपावली। बाद छुट्टी है दीपावली के एक दिन पहले से। हम्म, बता देना जब स्टूडेंट से पूछ के तुझे बता दें। हाँ ला ले। हम्म। हम्म। हाँ। 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 ठीक ठीक। छठ पूजा के एक दिन बाद तक। हाँ। हम्म। ठीक ठीक। चलिए मैं क्या पढ़ रहा बता रहा था आपको। मैं बता रहा था कि यहाँ पे दो इवेंट दे दिया गया है, दो इवेंट, एक पी ए और पी बी दे दिया गया है, उनकी उसके बाद उनकी कॉम्प्लीमेंट्री, यूनियन कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया गया 1/4, यही दिया गया था। आप मुझे क्या क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखाना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखाना है आपको, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शंस का वैल्यू जीरो के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे मैं इसके इंटरसेक्शंस का वैल्यू निकालने के लिए कोशिश करूंगा कि अगर वो इंटरसेक्शंस का वैल्यू जीरो के बराबर बराबर अगर आ गया तो मैं वहां पे लिख दूंगा, दे दूंगा कि हैंस हैंस इवेंट ए एंड इवेंट बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए मुझे क्या क्या दिया गया है, तो एक यहाँ से देखिए क्या इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये दिया गया है। तो ये आप फॉर्मूला पढ़े होंगे दूसरे क्लास में, क्या पढ़े थे कि पी ए इंटर पी ए नॉट, पी ए नॉट यूनियन बी नॉट, इसका जो वैल्यू होता है वो एक माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ इसका वैल्यू किसके बराबर दिया है 1/4, इसका वैल्यू एक के बराबर दिया हुआ है एक माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी बी। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो 1/4 माइनस ऑफ एक होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो मैंने जैसे ही देखा इसको इधर नहीं दिया, मैंने जैसे ही देख लिया यहाँ पे क्या कि इसका वैल्यू जीरो के बराबर यहाँ पे नहीं आ रहा है। यही ना होता है जी कि पी ए नॉट यूनियन बी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका वैल्यू मैं निकालना है मुझे। तो इसका वैल्यू मैंने जैसे ही निकाला तैसे ही मुझे यहाँ पे दिख गया कि इसका वैल्यू 3/4 आ रहा है। माइनस किया यहाँ पे, माइनस किया एक, एक से माइनस किया ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कि इसका एक माइनस ऑफ ये वाला उधर जाएगा तो 1/4, इसका वैल्यू 3/4 आ गया। यहाँ पे पी पी ए नॉट बी पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/4 आया मेरा, 3/4 विच इज नॉट इक्वल टू, इसके बाद यहाँ पे आप जाइएगा थोड़ा सा, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/4 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। ठीक है, एक्सक्लूसिव यहाँ से देख लीजिए ई एक्सक्लूसिव। अब मैं दूसरे नंबर की मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पे आ गया, इसमें क्या निकालना है इंडिपेंडेंट निकालना है। तो इंडिपेंडेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्या करना होगा आप मुझे ये बताइए। इंडिपेंडेंट निकालने के लिए मुझे इंटरसेक्शंस का वैल्यू लिखना होगा, तो इंटरसेक्शंस का वैल्यू क्या आ गया 3/4 आया, और इसका वैल्यू इंटरसेक्शन इंडिपेंडेंट निकालने के लिए मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इसका वैल्यू 3/4 आ गया मेरा। और यहाँ पे आ गया पी ए और का वैल्यू 1/2 दिया गया है, और पीबी का वैल्यू 7/12 दिया गया है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि इंटरसेक्शन जो होता है सर, अभी आप बताए थे कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर होता है सर, तो बिल्कुल इनके बराबर होता है, तो इंटरसेक्शन इसके बराबर जो होता है, क्या आ जाता है बार बार यार,
कैसे सिलेक्ट होगा ये? हाँ चलिए, जाओ इधर। चलिए, तो इनके बराबर होता है, इसका वैल्यू 3/4, जो इनके बराबर नहीं दिख रहा है मुझे, इनका प्रोडक्ट 1/2 आ गया, 1/2। इनका प्रोडक्ट 7/12, मतलब 7/24 आ रहा है, तो इनके बराबर दिख रहा है ये 3/4 के बराबर? नहीं सर, ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आप लिख दीजिएगा इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट एक्सक्लूसिव भी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, तो हैंस लिख दीजिएगा, हैंस, हैंस, हैंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। चलिए ठीक है, यहाँ तक। अब मैं जल्दी जल्दी पहले लेक्चर्स को देखता हूँ कि उसका क्या कहता है, आवाज आया था क्या नहीं, क्योंकि वो माइक लगाया ही नहीं मैंने। चलिए ठीक है, अगले लेक्चर्स में मैं 11 से लेकर के बचे हुए सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा। और कैसा लगा ये आप जरूर से जरूर इस लेक्चर से खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शंस में आप इसको जरूर बता दीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन।